કોરોના વાયરસને લઈને વધુ એક ઘાતક સમાચાર સામે આવ્યા। અત્યાર સુધી વાયરસ હવામાં હતો, પણ હવે કોરોના વાયરસ પાણીમાં પણ જોવા મળ્યો છે। એટલે કે સાબરમતી નદી ચંડોળા તળાવના પાણીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા અને તેમાં કોરોના સંક્રમિત મળી આવ્યા છે। ગાંધીનગર IITI અને અન્ય સંસ્થાઓએ રિસર્ચ હાથ ધર્યું હતું, જેમાં તમામ નમૂનામાં કોરોના વાયરસ મળી આવ્યો હતો। અગાઉ ડ્રેનેજ વોટરને લઈને રિસર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, જો કે પાણીથી કોરોના ફેલાય છે એવું અત્યાર સુધી કોઈ સંશોધન સામે નથી આવ્યું। વધુ જાણકારી સાથે સંવાદદાતા હિરેન રાવલ જોડાયા છે। હિરેન, અત્યાર સુધી કોરોના હવામાં હતો, પરંતુ હવે એવું પણ સામે આવ્યું છે કે પાણીમાં પણ કોરોના છે। તો ગાંધીનગર IIT અને અન્ય 8 સંસ્થાઓએ સાથે મળીને જે રિસર્ચ કર્યું છે અને રિસર્ચના અંદર પાણીમાંથી પણ કોરોનાના અંશો મળી આવ્યા છે। અગાઉ પણ આ જ ગાંધીનગર IITના વૈજ્ઞાનિકો જે છે તેમણે સંશોધન કર્યું હતું કે જે નાળા હોય છે નાના નાના કે જ્યાં ગટરનું પાણી નીકળતું હોય છે ત્યાંથી પણ કોરોનાના અંશો મળ્યા હતા। मनीष कुमार जी છે, सीधा एमनी साथ ही बात करीशू। सर, क्या रिसर्च अभी किया हुआ है, क्योंकि पहले भी हमने रिसर्च किया था कि नाले में से कोरोना के अंश हमको मिले थे। अभी का रिसर्च क्या है और कहाँ कहाँ से हमने सैंपल लिए? तो जैसा आपने याद दिलाया अच्छा कि हम लोगों ने भारत में पहली बार वेस्ट वाटर का पता लगाया था। वेस्ट वाटर में सार्स-कोव को एनालाइज किया जा सकता है। उसका बहुत सारा फ़ायदा मिला कि हमने ये भी सिद्ध किया कि इससे नदी नाले में जो वायरस का संख्या है वो 2 सप्ताह पहले बढ़ जाता है हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या से, क्योंकि आदमी जो इन्फेक्शन होता है तो उसके 2 सप्ताह बाद उसको क्लिनिकल सिम्टम आता है। तो ये सब यूज़ था। फिर हमने सैंपल जब लेते रहे तो इन्फ्लुएंट का सैंपल लेते थे और एफ्लुएंट का सैंपल लेते थे। तो ये एफ्लुएंट में नहीं आता था ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन हमें ये था कि अभी संख्या कम है, शायद किसी दिन आए या ना आए, हमें जांचते रहना है। तो बाद में हमने देखा कि ये तो ट्रीटमेंट के बाद बच जा रहा है, द जीन रिमूव नहीं हो रहा है। तो अगर ट्रीटमेंट रिमूव नहीं कर पा रही है वेस्ट वाटर से, तो ये कहीं ना कहीं नदी तालाब में जाएगी ही। तो हमने सितंबर से नदी तालाब का पानी लेना शुरू किया। हर सप्ताह साबरमती से पानी लेते थे और 3 लेक, चंदोला, कंकरिया लेक, बस्त्रापुर लेक, इन तीनों लेक और इससे लेते थे। तो हर सप्ताह 4 महीने तक का ये रिपोर्ट किया है हमने। तो साबरमती में 16 सैंपल हमने उठाए। 16 सैंपल में यानी कि 16 सप्ताह में 5 दफ़ा ऐसा हुआ कि 3 जीन में से तीनों जीन प्रेजेंट थे। तो ये एक इस तरीके से शुरू हुआ और ये हमारा फाइंडिंग है। ये 3 जीन जो आपने बात की वो बेसिकली क्या होते हैं और कौन से बेसिस पे हम उसको रिसर्च करते हैं उसमें? तो आप जानते हैं कि SARS-CoV-2 जो है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। तो RNA में एक सीक्वेंस होगा जीन का, तो उसमें जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके अंदर का वो N जीन, उसके बाहर जो स्पाइक होता है उसका S प्रोटीन का S जीन और ORF जीन हम डिटेक्ट करते हैं। अगर 3 में से 2 प्रेजेंट है तो हम पानी को पॉजिटिव बोलते हैं, अगर 1 ही प्रेजेंट है तो निगेटिव बोलते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन और ये सारा चीज़ है। तो इस तरीके से हम पहले पानी में से पानी लाते हैं, उसमें से वायरस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें से RNA निकालते हैं। तो RNA निकाल के फिर RT-PCR करते हैं। तो अगर पानी में जिंदा वायरस भी है तो वो उसको मार के ही यहाँ एनालिसिस किया जाता है। तो हमारा जो ये रिजल्ट है वो ये बताता है कि कितना सैंपल में जीन्स हैं, लेकिन वो कितना जिंदा है इसमें वायरस और कितना मरा हुआ ये हमारे रिसर्च से नहीं पता लग सकता। उसके लिए और संशोधन की ज़रूरत है। खासतौर पर अभी जो हमको जो रिसर्च किया हुआ है कि पानी में कोरोना जिंदा है या कोरोना के जो अवशेष हमको मिला है, उससे लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अब अगर पानी में कोरोना मिला है तो वो पानी पीने में आएगा, बाकी यूजेस में आएगा तो कोरोना ज़्यादा फैलेगा। ऐसा कुछ रिसर्च हुआ है कि क्या है सर? नहीं, अभी तक कहीं भी ये निश्चित नहीं हो पाया है कि पानी के थ्रू कोविड-19 का ट्रांसमिशन हो सकता है। लेकिन अब कल को पता लग जाए कि ऐसा हो सकता है तो हम कहाँ, मतलब ये है। लेकिन आज के डेट में ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। और हमारा जो डाटा है, मैंने कहा कि इसमें हम जिंदा वायरस को ही मार के ही पता लगाते हैं। और अगर वायरस जो है हमारे एक्सक्रीशन से गया है तो वो मरा हुआ वायरस रहता है, क्योंकि एब्डोमेन में का इन्वायरमेंट वो बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि उससे इन्फेक्शन होगा, लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि मान लीजिए अगर उसमें 0.1% भी जिंदा वायरस है तो उसके क्या महत्वपूर्ण महत्व हो सकते हैं। और हालांकि हम अगर तो ये सारे चीज़ें हैं कि कम से कम मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। हो सकता है कि हमें एक गाइडलाइन की ज़रूरत हो कि इतना कॉपीज अगर 1 पर लीटर बढ़ गया है नदी में तो कुछ दिनों के लिए हम सप्लाई रोक दें या दूसरे सोर्स से लें। तो इस सब तरह का मैनेजमेंट इशू बनाया जा सकता है और किया जा सकता है। अभी ये गुजरात में हमने किया है, आपको लगता है कि बाकी जगह पर भी ये होना चाहिए, या आपके साथ जो 8 अलग अलग संस्थाएं जुड़ी हुई है वो बाकी नदियां जो है देश भर की, कि जहां सबसे ज़्यादा शहरों नज़दीक में बसे हुए हैं, जैसे दिल्ली है, यमुना है, तो ऐसा कहीं रिसर्च ऐसा हो रहा है किसी? नहीं, एक्चुअली देखिए, मैं गुजरात में हूँ तो मैं अहमदाबाद में हूँ तो मैं अहमदाबाद में काम करूँगा, लेकिन विज्ञान जो है विज्ञान का पूरा असर होता है। ये विज्ञान में बोलते हैं कि एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली, तो इसके पीछे का सोच ग्लोबल है। इवन जापान में भी लोगों ने नदी में पानी पता लगाने की कोशिश किया और सब देशों में भी, और यहाँ भी हमने साबरमती में बताया, क्योंकि यहाँ पे हमें मदद मिलती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, वो लोग खुले हैं, हमें रिसर्च करने देते हैं। लेकिन ये करना तो हर जगह पड़ेगा। जैसे यमुना नदी बहुत क्रिटिकल है क्योंकि उसका तो पानी डायरेक्ट यूज होता है सप्लाई में। उसी तरीके से जो जहाँ भी जो नदी का पानी हम अगर बहुत यूज कर रहे हैं तो ये तो हर जगह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी वैसा मेजर रिवर्स हैं वहाँ पे मतलब एक मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल की व्यवस्था करनी चाहिए। खासतौर पर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात सरकार से क्या क्या सहयोग मिल रहा है, क्योंकि रिसर्च करना है, ज़रूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट लैब की भी ज़रूरत रहेगी, इसमें तो क्या क्या? नहीं, गुजरात गवर्नमेंट तो एक तरीके से हमेशा एक एग्जाम्पल देती आई है, एक उदाहरण पेश करती आई है, और इसलिए पिछले बार भी हम लोग पहले आए उसमें